प्लूम ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर डीआईजी महबूब असलम लिल्ला से मिलने कैवेलरी ग्राउंड लाहौर में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पहुंचे। खुशाब और जेहलम के बीचों बीच वाक़या लिल्ला टाउन से ताल्लुक़ रखते हैं। वालदैन ने ऐसा क्या किया कि आपके 2-3 भाई गवर्नमेंट सर्विस में आ गए, एक एफपीआर से रिटायर हुए, एक सोशल सर्विस में चले गए, आप पुलिस में आ गए। सर भाई, दोनों का कंट्रीब्यूशन बहुत होता है, वालिद का भी और वालदा का भी। लेकिन मेरी वालदा बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्हें ये एहसास ज़रूर था कि मैंने अपने बच्चों को तालीम देनी है। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली 80s। तो उस ज़माने में फ़ीमेल बच्चियों को मास्टर्स कराने का या यूनिवर्सिटी भिजवाने का कोई रवाज नहीं होता था। तो मेरी 4 बहनें हैं और वालदा ने चारों को पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कराया। तो उस समय मैं समझता हूँ कि वालदा का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनके जहन में एक बात बैठी हुई थी कि मैंने बच्चों को तालीम देनी है। तो सिंस रूरल बैकग्राउंड था, तो वालिद की ख्वाहिश थी कि कोई बच्चा फ़ौज में या पुलिस में ज़रूर जाए। तो बड़े भाई साहब चूँकि एफबीआर में जा चुके थे, मुझसे 12 साल सीनियर हैं, अभी रिसेंटली रिटायर हुए हैं, तो वो उनको देख के मुझे भी एक शौक़ था कि जी सिविल सर्विस ज्वाइन करनी है। और फिर जो किस्मत होती है वो आपको वहाँ पे ले आती है। पुलिस वाले तो बड़े सख्त गिर होते हैं, डंडा चलाते हैं। आपने बेसहारा बच्चों को पालना शुरू कर दिया, ये कैसे? इसमें बेगम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जो मेरे फादर इन लॉ थे मेजर रशीद बड़ाइच, वो बहुत ज़्यादा इस तरह के काम करते थे, लंगर बांटते थे और सर्दियों में रज़ाइयाँ तकसीम करते थे। तो बेगम चूँकि अकलौती औलाद है, तो उसने ये लेगेसी वहाँ से ली। पुलिस का जो रवैया है उससे लोग शाकी रहते हैं, लोगों को गिला रहता है। तो आपके क्या पहले अपने रवैये में तब्दीली की, फिर ये बच्चों से मोहब्बत शुरू की? हमारे इस इंस्पेक्टर जनरल ने इंफ्रास्ट्रक्चर में बेतहाशा तब्दीली कर दी है। थानों में अब लोग जाके अपनी वेडिंग शूट्स करा रहे हैं। इस लेवल पे हमने थाने कर दिए हैं। रवैया अभी भी तब्दील होने की ज़रूरत है। लेकिन जो 76 सालों में पुलिस को इस्तेमाल किया गया है, वो 1.5-2 साल में तो नहीं ठीक हो सकती। और पहली दफ़ा हुआ है पंजाब पुलिस की हिस्ट्री में कि ट्रेनिंग पे बहुत तवज्जो दी जा रही है। मैं ये कहता हूँ कि जो ट्रेनिंग है वो किसी भी इंस्टीट्यूशन का बैकबोन होता है। आप तो 2 ट्रेनिंग अदारों में काम कर चुके हैं। मैं वेरी पहले मोटरवे में ट्रेनिंग दिलाई, अब आजकल आप पुलिस को दे रहे हैं। मैं बड़ा लकी हूँ और मैं समझता हूँ कि मेरा शायद वो टेम्परामेंट भी नहीं है जो पुलिस में नॉर्मली लोगों का होता है। तो आई प्रेफर कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ आपको सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन हो। अभी हम कॉलेज जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि आज से 1.5 साल पहले ये कॉलेज क्या था और अभी हमने इसका हुलिया क्या कर दिया। अच्छा, ये बताएं मुझे कि घर में भी पुलिस वाला रवैया होता है या घर आकर बिल्कुल? नहीं, मेरा बाहर भी पुलिस वाला रवैया नहीं होता और घर तो बिल्कुल ही। आई एम अ वेरी काइंड फादर। माशाल्लाह 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं और उन्हें मैंने टोटल लिबर्टी दी हुई है। कितनी मेहनत की आपने जब आपने मुकाबले का इम्तिहान दिया, और क्या ऐसा आपने हरबा नुस्खा आजमाया कि जिससे पुलिस सर्विस में आ गए? सर भाई, शुरू से ही आई वॉज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट। मेरी जो बड़ी से छोटी बहन हैं सरगोदा होती हैं, मैं मेरी बेसिक स्कूलिंग पीएफ कॉलेज सरगोदा की थी। वो मेरी टीचर भी थी, मुझे उनसे मार भी बड़ी पड़ी। तो लेकिन उन्होंने मेरी बेस इतनी स्ट्रॉन्ग कर दी थी कि वो मुझे ज़िंदगी में दोबारा ट्यूशन रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो सीएसएस के लिए देखिए, मेहनत का तो कोई नेमुल बदल है ही नहीं है। आप मेहनत करें और फिर किस्मत भी होती है, तो अल्लाह ताला आपको फिर रिवॉर्ड देते ही देता है। मेहनत का कोई नेमुल बदल नहीं। लिल्ला साहब, अपने तारीख़ में मास्टर्स किया पंजाब यूनिवर्सिटी से। तारीख़ क्या बताती है कि पाकिस्तान आज ऐसा क्यों है, पुलिस ऐसी क्यों है, हम शहरी ऐसे क्यों हैं? तो तारीख़ तो मेरी तो बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि कम से कम पाकिस्तान की तारीख़ ठीक लिखी जाए, लेकिन वो अभी तक मैं कहीं पढ़ नहीं सका। तो मुसलमानों की तारीख़ भी आपको आइडिया है कि जी बड़ी मिक्स्ड किस्म की और कॉम्प्लिकेटेड किस्म की है। तो पाकिस्तान की तारीख़ हमें असल में पढ़ाई ही नहीं गई है। तो
मैं समझता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि कोई शख्स पाकिस्तान की तारीख लिखे और हकीकत लिखे। फैमिली से नाश्ते के टेबल पर मुलाकात हुई। घर की बॉस पुलिस है या हाउसवाइफ? मुझे लगता है कि घर का बॉस हमेशा मर्द को होना चाहिए। हम लोगों का क्योंकि रूरल बैकग्राउंड है तो हमारे में यही होता है कि घर में बॉस हमेशा जो है ना वो हस्बैंड ही होता है। बीवियां बड़ी चालाक होती हैं, कहती हैं कि खामद घर का बॉस है, चलाती सब कुछ वो है। ये हकीकत है। मुझे हमेशा ये लगता है कि जब बच्चों का भी कोई मामला हो या कुछ भी मैं डिसीजन अगर ले भी लो ना तो हमेशा अप्रूवल महबूब की होती है, उसके बाद कुछ ना कुछ हम जो है ना फिर उसके बाद कुछ उस पर एक्शन लेते हैं। घर का खर्च कौन चलाता है? वो मैं चलाती हूँ क्योंकि इन्होंने डे 1 पे ही सारे पैसे मेरे हवाले कर दिए थे और इन्होंने अपनी सलामियों के भी जो पैसे थे वो भी मुझे दे दिए थे कि बस सबसे तुमने ये सब कुछ मैनेज करना है। लड़ाई कौन करता है और कैसे होती है? इसका जवाब मुझे लगता है महबूब आपको बेहतर देंगे क्योंकि अपने मुंह से बताते हुए अच्छा नहीं लगता कि मैं ही करती हूँ। लड़ाई जो है ना वो बहुत कम होती है और बाकायदा प्लान करके होती है। दरवाज़ा बंद करके कि बच्चों को पता ना चले, तो फिर लड़ाई होती है और आखिर में माफ़ी साहब से बंदे नहीं मांगनी होती है। अच्छा, इनकी सबसे अच्छी बात कौन सी है और कौन सी ऐसी बात है जिस पे आपको गिला रहता है? सबसे अच्छी बात ये कि दिल के बहुत अच्छे हैं, हर किसी के काम आते हैं। कोई भी अपना मसला लेके आ जाए तो उसको ये अपना मसला समझ के ना उसके लिए सीरियसली उस पर एक्शन लेते हैं और इनको होता है कि बस अब मैंने इस मसले को हल करना है। इन रिटर्न इतना ज़्यादा इनके साथ नहीं होता तो फिर ये थोड़े से सेंटी हो जाते हैं, ये थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं। तो वो मैं इन्हें हमेशा कहती हूँ कि एक्सपेक्टेशन नहीं रखें, अगर आपने करना है आप करें बट एक्सपेक्ट नहीं करें। आपको अपनी अहलिया की क्या बात सबसे पसंद है? शी इज़ वेरी केयरिंग और मेरा जितना भी स्टाफ है जो मैं इस्लामाबाद पोस्टेड रहा, कोयटा रहा, उनका अब मेरे से रब्ता नहीं रखते। वो अभी भी सोफिया से रब्ते में हैं कि जी बीवी का ऑपरेशन है, बच्चे का दाखिला कराना है। तो शुरू से ही शी इज़ वेरी केयरिंग। आई थिंक सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि बाबा बहुत केयरिंग है और मतलब जो भी आता है ना उसकी हेल्प करते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बाबा से किसी ने हेल्प मांगी और उन्होंने हेल्प ना की हो। और आई थिंक मुझे सबसे बुरी बात भी ये लगती है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है इस तरह के अपना छोड़ के फिर बाकी सबका करना, लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात भी यही लगती है। आप ये बताएं कि मामा और बाबा में से दोनों में से कौन पसंद है और क्यों? बाबा इसलिए पसंद है क्योंकि वो मुझे चीज़ें लेके देते हैं। नहीं, मामा सख्ती करती हैं? अच्छा। मैं अंकल बिज़नेस पढ़ रही हूँ, मेरी एक्सटर्नल डिग्री है लंदन एफिलिएटेड और उसके अलावा ज़्यादा टाइम फाउंडेशन में ही होती हूँ माम बाबा के साथ। फाउंडेशन में क्या करती हैं आप? मैं बच्चों की बड़ी बहन भी हूँ तो उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, फिर ऑफिस का जो भी बर्डन मामा को शेयर करने की कोशिश करती हूँ, मैनेजमेंट और वो सारा देखना। और आपको अपने बाबा की कौन सी बात सबसे अच्छी और कौन सी सबसे बुरी? सच सच बताना। मुझे बाबा की सबसे अच्छी बात लगती है कि मैं उनकी फेवरेट हूँ, वो मानते नहीं मैं हूँ। और सबसे बुरी बात तो मुझे कोई भी नहीं लगती, उनकी सारी बातें अच्छी हैं। सबसे जो अच्छी बात है, मुझे लाइक कभी कुछ नहीं कहा किसी भी बात पे, बेशक वो नंबर्स हैं या कुछ, या मुझे किसी बात पे भी नहीं रोका। दैट्स द बेस्ट थिंग। और बुरी बात ऐसे होती नहीं है कि लाइक मैं अपने फादर की ऐसी कोई बात नहीं जो बुरी मैं मानता हूँ। अपने ज़ाती घर में 3 नौमौलूद यतीम बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। आपके घर की आराइश और सजावट किसने की है? आप इसमें आपका किरदार है या आपकी वाइफ का? बेगम साहबा ने लिबर्टी दी थी कि जी मेरा एक ड्रीम था कि जी मैं कोई ऑर्थोडॉक्स किस्म का इंसान हूँ, मॉडर्निज्म में मैं बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता। तो पुरानी आपने सारी पुरानी खिड़कियाँ, दरवाजे, ये चारपाई, ये सारा कुछ कहाँ से लिया है? ये सारी एंटीक की कलेक्शन है। ये जो मेन डोर है, ये मेरा एक दोस्त होता है इंडिया में, उसने हमें गिफ्ट किया था और इट इज़ 300 ईयर्स ओल्ड। तो ये सारी फिर एंटीक डिफरेंट जगहों से कलेक्ट की और सिर्फ हमने घर को फिर एक मॉडर्न और ऑर्थोडॉक्स का हमने मिक्सचर से दिया, लेकिन घर मेंटेन साफ ज़ाहिर है बेगम साहबा करती। क्यों जी, आप ये बताएं कि ख्यालात मॉडर्न हैं या ऑर्थोडॉक्स हैं? मुझे लगता है हम दोनों के ही थोड़े ऑर्थोडॉक्स हैं ख्यालात। देखने में शायद हम नहीं लगते ऐसे, लेकिन हम असल में ऐसे ही हैं। यानी देखने में मॉडर्न हैं, ख्यालात में पुराने हैं। देखने से मॉडर्न लगते हैं, अंदरों पिंडों में।
घर से रवाना हुए। आपका पुरतयश घर, खूबसूरत लान और माशाल्लाह खुला दस्तरखान, तो एक डीआईजी की तनख्वाह तो इतनी नहीं होती, तो किस तरह गुजारा करते हैं? वेरी ऑनेस्टली सुहेल भाई, मैं इतना ब्लेस्ड इंसान हूँ कि आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली कि मुझे ये भी नहीं पता मेरी तनख्वाह कितनी है, मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे अकाउंट में पैसे कितने हैं। मैंने आज तक एटीएम कार्ड यूज़ नहीं किया। तो चूँकि बचपन में मैं सबसे छोटा था, माशाल्लाह 8 बहन भाई हैं, तो बहन भाइयों ने बहुत लुक आफ्टर किया। मेरे जो बड़े भाई हैं मेंबर FBI रिटायर हुए हैं, उनका बहुत रोल रहा मेरे CSS कराने में। और फिर जब शादी हुई तो वो बाई चांस बेगम अकलौती औलाद थी, तो मैं फादर इन लॉ लेफ्ट लॉट ऑफ प्रॉपर्टी लाहौर में, गवादर में। लाहौर में हमारे 2 प्लाजाज हैं जो हमने रेंट पे दिए हुए हैं। उसके अलावा एक एकेडमी वो फोर्सेस एकेडमी के नाम से चला रहे थे, वो आज भी चल रही है। तो अल्लाह का शुक्र है कि कभी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तनख्वाह के अलावा कितने पैसे खर्च हो जाते हैं ऐसी ज़िंदगी गुजारने में? क्योंकि मेरा दस्तरखान भी खुला है, फिर बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो घर पे 25-26 लाख रुपया खर्च हो जाता है महीने का। लल्ला साहब, हर बंदे की ज़िंदगी में मुश्किल वक्त भी आता है, अच्छा भी आता है। आपका मुश्किल तरीन वक्त कौन सा था और सबसे खुशी का लम्हा कौन सा? खुशी का लम्हा मेरा ख्याल है मेरी शादी थी, बल्कि मंगनी थी, क्योंकि हमने पहली दफ़ा एक दूसरे को मंगनी वाले दिन देखा था। तो वो जो होता है ना लव एट फर्स्ट साइट, तकरीबन वो वाला सीन था। और जो मुश्किल दौर था जब मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई, तो चूँकि बेगम अकलौती औलाद है, तो वो आपको पता है कि सुन्नी लॉ, फिर वो डिफरेंट किस्म के क्लेम्स करते हैं, चाचे भी क्लेम करते हैं, फूफियाँ भी क्लेम करती हैं। तो वो दैट वाज अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट टाइम इन माई लाइफ, लेकिन वो चूँकि सोफिया साथ थी तो हमने बड़े खूबसूरती से उसको हैंडल कर लिया। आप तो सच बोल देते हैं मुंह पे ही, तो शादी से पहले भी तो कोई अफेयर चलाया होगा? बचपन में मेरी एक पसंद थी, बहुत बचपन की बात है, लेकिन वो हर चीज़ में डेस्टिनी पे बड़ी स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। तो मेरी किस्मत में अल्लाह ने ऐसी बीवी लिखी हुई थी, तो दैट्स इट। और शादी के बाद फिर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मुझे नहीं पता कि जी मोहब्बत या इश्क क्या होता है, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मेरा बेगम के बगैर एक दिन भी गुजारा नहीं है। आपने अपना जो पुराने इश्क जो हैं ये अपनी बेगम से शेयर किए? मैं बेगम से एक बात शेयर करता हूँ। तो कोई अगर इश्क हो जाए वो भी बता देते हैं? नहीं, राह जाते हैं तो इश्क मैं नहीं करता। तो लेकिन अब बेगम के होते हुए कभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई मतलब किसी को ऐसी नज़र से देखना भी मैं पसंद नहीं करता। क्यों ट्रेनिंग सेंटर पहुंचे? पुलिस के दस्ते ने सलामी पेश की। मैस में आए। जवानों के साथ ही बैठकर दोपहर का खाना खाया। मैस की हालत मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। ये फरमाएं कि जब आप आए थे तो ये मैस कैसा था और आज ये कैसा है? आपने कितनी तब्दीलियां की हैं? भाई मैं जब पहले दिन इस मैस में आया तो ये जो जहाँ शीशा लगा हुआ है रेक्सियन के, और उसके ऊपर सालन के 7-7 साल पुराने निशान थे। तो ये बुशरा उस वक्त भी मेरे साथ ही थी, हमारी SP एकेडमिक्स हैं। तो मैंने पूछा कि ये बाकी तो ठीक है, मुझे स्टील के गिलास भी नज़र नहीं आ रहे, तो पानी किस में पीते हैं? तो जो मैस इंचार्ज था उसने कहा कि सर वो कोने में टब पड़ा हुआ है, अपनी ये बॉटल्स लाते हैं, उसमें पानी भरते हैं और पीते हैं। तो मुझे आज तक याद है मैंने बुशरा से जो पहली बात की, मैंने कहा इन दिस मैस आई कैन सी ओनली वन थिंग एंड दैट इज़ दी मैस। तो उसके बाद फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता इसको अपग्रेड करना शुरू किया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव 5 मैसेज, इस तरह के 5 मैसेज हैं, सारे सेंट्रली एयर कंडीशन हैं, बूफे सिस्टम है। नहीं, यहाँ पे आमतौर पे पुलिस के जो एटिकेट्स हैं, ज़ाहिर है बहुत से लोग देहात से भी आते हैं, तो क्या उनको खाने के आदाब भी सिखाए जाते हैं? आपने गौर किया होगा कि यहाँ पे जितने लोग हैं ये नैपकिन यूज़ करके खाना खा रहे हैं। तो मैस को किस तरह बेहतर किया? आमतौर पर जब मैस होता है वहाँ पर का खाना, हम भी हॉस्टल में रहे हैं,
उससे जान जाती है। मैंने पहली मीटिंग की मैस इंचार्ज से, तो उसने ना मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा पता चला कि मार्केट में 5 किस्म की मिर्ची होती हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4। तो वो 5 नंबर मिर्च, जब मैंने सालन टेस्ट किया तो मैंने कहा इसमें से टेस्ट क्यों नहीं आ रहा। तो उसने कहा सर जब इसमें मिर्चों की जगह बूरा डालेंगे तो वो क्या आएगा। जब मैंने इस कॉलेज को ज्वाइन किया तो ये कॉलेज का मैस 6 करोड़ रुपए के खसारे में था। अब कितना खर्चा है? हम सेल्फ सफिशेंट हैं। अब हमने इस कॉलेज की अपग्रेडेशन के लिए आईजी ऑफिस से या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से 1 रुपया नहीं लिया। अपने कॉलेज के जो रिसोर्सेज थे उनको हमने बेहतर तरीके से मैनेज किया। अपग्रेड की गई डिस्पेंसरी में आए। देखिए ये बहुत छोटा सा सेटअप था, हमने इसको एक्सपेंड किया। अब ये सॉर्ट ऑफ मिनी हॉस्पिटल है, यहाँ पे 2-3 बेड्स की फैसिलिटी भी है। तो हमारे जो ट्रेनी जिनको कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम हो जाए, डॉक्टर साहब होते हैं यहाँ पे, डिस्पेंसर्स होते हैं, तो उनको हम यहाँ पे ट्रेन करते हैं और मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। हर ट्रेनी जो आता है उसके लिए कंपलसरी होता है कि उसने हर इस डिफरेंट सेक्शन से, जब अभी आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे वो आईटी रिलेटेड ट्रेनिंग करता है। हर ट्रेनिंग डिफरेंट क्लासेस होती हैं और फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ क्या। आपको किसने बताया कि आपका बेटा कॉल आई थी 0340 जी, क्या बताया उन्होंने? आपने यहाँ ट्रेनिंग में ही अदालत भी लगा ली? ये हमने इसका कॉन्सेप्ट ये था कि हमारा जब तफ्तीशी अफसर अदालत में जाता है तो वो बहुत छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि जी मिसल में ये चीज़ क्यों नहीं थी, एफआईआर में ये। तो ये हमने एक मॉक अदालत बनाई हुई है। यहाँ पे एक जज साहब बैठे हुए हैं, एक मुद्दई है, एक इल्ज़ाम ले है और एक उसका वकील है, एक इसका वकील है। यहाँ पे डिफरेंट हम केसेस को डिस्कस करते हैं और उसके बाद जो उसमें लकूनाज होते हैं वो हम अपने ट्रेनीज़ को समझाते हैं कि जी ये जज ने ज़मानत इस वजह से ले ली थी या पर्चा इस वजह से खारिज कर दिया था। तो वो जितने प्रैक्टिकल केसेस होते हैं, ये जितनी भी यहाँ इनके पास जो मिसलें पड़ी हुई हैं, ये असल में मुकदमे हैं। क्रिस्टल पड़ा है, उसके जो मुख्तलिफ खून के धब्बे हैं वो पड़े हैं, साथ नक्शे पा है। इसके अलावा हमारे पास ये कप वगैरह है, मोबाइल फ़ोन है, डैगर है। तो जो चीज़ें यहाँ पर क्राइम सीन पर यूज़ होती हैं, जिनके ज़रिए किसी को कत्ल किया जाता है, कोई भी वारदात होती है, तो यहाँ पर ये सिखाया जाता है कि उन चीज़ों को आपने कलेक्ट किस तरह करना। पुलिस में ज़्यादातर जो क्राइम होता है उसमें पिस्टल और बुलेट्स इन्वॉल्व होती हैं। ये स्पेशली हमने रूम डिज़ाइन किया है ताकि हम इनको सिखा सकें कि जी फायर कितनी दूर से हुआ था। उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है कि अगर छत से किसी ने फायर किया है तो वो उसकी क्या डिस्टेंस था, अगर 2 फुट से किया है, ताकि वो इन्वेस्टिगेशन करने में आसानी होती है। फिर जो डिफरेंट किस्म की बुलेट्स यूज़ होती हैं वो हम समझाते हैं कि जी इनको आइडेंटिफाई करना है। फिर जो पिस्टल होता है कि जी कौन सा पिस्टल उस में यूज़ हुआ, उसके आइडेंटिफिकेशन के मतलब आप इनके क्लास। सोहेल भाई ये हमारा फायरिंग सिमुलेटर है। इसका मकसद ये है कि हमारी जो बुलेट होती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, तो हम अपने ट्रेनीज़ का निशाना ठीक करने के लिए इसके ज़रिए ड्राई प्रैक्टिस करते हैं ताकि इनका निशाना ठीक हो जाए। तो जब इनका फायर यहाँ पे ठीक हो जाता है, उनका निशाना पुख्ता हो जाता है, तो फिर हम एक्चुअल फायरिंग रेंज में इनको लेके जाते हैं। यहाँ पे ड्राई प्रैक्टिस हम इनको कराते हैं। ये हमने डिफरेंट किस्म के सेट्स बनाए हुए हैं। ये मसलन एक हमने आर्टिफिशियल घर बनाया हुआ है, ये उसका टीवी लाउंज है, साथ किचन है। ये इंस्ट्रक्टर इनको समझा रहे हैं कि ये बंदा घर में मर्डर हो गया है, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। मसलन ये चाबियाँ पड़ी हुई हैं, ग्लास पड़ी हुई है, वो एक लेडी पर्स पड़ा हुआ है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। बाहर उसका एक एस्ट्रे पड़ा हुआ है, उसमें सिगरेट हैं। तो ये सारी एविडेंस यहाँ से कलेक्ट करके तो उसके बाद केस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये हम तमाम ट्रेनीज़ को इससे गुजारते हैं।
ये जिस तरह हमने आपको पीछे दिखाया कि हमने डिफरेंट किस्म के मॉडल्स बनाए हुए हैं आर्टिफिशियल, ये इसी तरह हमने एक बैंक का बनाया हुआ है कि ये बैंक का मैनेजर है, इसका मर्डर हो गया है, तो ये इंस्ट्रक्टर्स इन ट्रेनिंग्स को बता रहे हैं कि जी यहाँ से एविडेंस कैसे कलेक्ट करनी है, क्या पॉसिबिलिटी है, पिस्टल कितने डिस्टेंस पे पड़ा है, फायर कैसे लगा है, क्या चीज़ें ले गए हैं, ये कैश काउंटर है, इसके हवाले से जितनी एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं, तमाम ट्रेनिंग्स इस प्रोसेस से गुजरते हैं। फोरेंसिक लैब रूम में आए जहां पर तफ्तीश की तरबियत दी जाती है। अब ये हमारा फोरेंसिक लेबॉर्ट्री है, इसमें तमाम जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं इस प्रोसेस से गुजरते हैं। यहाँ हम इनको डिफरेंट केमिकल की कलेक्शंस, स्पेशली जो फिंगरप्रिंट जो निशान छोड़ जाता है जो भी क्रिमिनल होता है, उसका मोल्ड कैसे उठाना है। ये एक प्लेट पे लेट से कि इसका निशान लगा हुआ था, तो ये इन्होंने इसको उठा के अब इसको ये पेस्ट करेंगे और इसको बाद उसको फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा देंगे फॉर वेरिफिकेशन। ये इस तरीके से ये और इस तरह के डिफरेंट केमिकल्स जो हैं जो मौके से मिलते हैं, उनको सेव कैसे करना है और उनको फोरेंसिक लैब कैसे भिजवाना है, और स्पेशली मोल्ड कैसे उठाना है कि कोई भी दरवाजे पे या किसी जगह पे उंगली का अंगूठे का निशान रह गया तो उससे एविडेंस कैसे कलेक्ट करनी है। आपने अपना पुलिस स्कूल भी बना लिया। ये सोहेल भाई असल में एक कमांडेंट हाउस था और पिछले 23 साल से खाली पड़ा हुआ था। जब मैं आया तो इसकी बिल्डिंग की हालत, जब एक बिल्डिंग खाली पड़ी होती है तो उसकी हालत ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो मैंने उन्हें पूछा जी ये क्या है, तो उन्होंने कहा जी कमांडेंट हाउस। मैंने कहा कब रहा था आखिरी दफ़ा? उन्होंने कहा एक भी नहीं रहा। तो मैंने कहा अगर एक भी नहीं रहा तो आगे भी कोई नहीं रहेगा। तो यहाँ हमारे पीछे 2 कॉलोनीज़ हैं, लोअर कॉलोनी और अपर कॉलोनी। हमारे कांस्टेबल्स के, स्वीपर्स के, मालियों के बच्चे, तो वो बेचारे मुल्तान रोड से बाहर पढ़ने जाते थे, फ़ीस अफोर्ड नहीं होती थी। फिर यहाँ हमने 14 नए कमरे बना के 8 नए वॉशरूम बना के तो इन बच्चों के लिए हमने इसे पुलिस ग्रामर स्कूल बना दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास 270 बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं और हम उनसे फ़ीस सिर्फ 500 रुपये चार्ज करते हैं। यूनिफॉर्म भी कॉलेज उन्हें देता है और बुक्स भी कॉलेज। सर बहुत से लोग ये कहते हैं कि आप बावर्दी भी हैं, फलाई काम भी करते हैं, तो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, तो आप इसको किस तरह से वजाहत करेंगे इसकी? देखिए हमारे जो आईजी साहब हैं डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, वो काम करने वाले बंदे को पसंद करते हैं। ये बेसिकली आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है, आप कैसे मैनेज करते हैं। मसलन पहले मेरे पास जो लेयर टाइम होता था वो मैं दोस्तों के साथ गुजारता था, अब वो मैं टाइम फाउंडेशन को देता हूँ और मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है। पुलिस की वर्दी देखकर ये बच्चे छोटे छोटे तो डर जाते हैं या आपको देखकर खुश होते हैं? ये जो काम हम कर रहे हैं, स्पेशली मैं जो यूनिफॉर्म में कर रहा हूँ, लोग नॉर्मली रिटायरमेंट के बाद मदरसे खोलते हैं, ये करते हैं अल्लाह ने जल्दी अकल दे दी और इससे एक पुलिस का बहुत सॉफ्ट इमेज जा रहा है। हमजा अली अब्बासी जो अभी हम एक्टर हैं माशाल्लाह, हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, उन्होंने कहीं फेसबुक पे देखी मुझे यूनिफॉर्म में, तो उन्होंने अपनी बेगम से कहा कि यार ये देखो पुलिस वाले कैसे कैसे ढोंग रचाते हैं। तो फिर जब उन्होंने वेरीफाई किया, वो घर आए, वो उन्होंने उन बच्चों से मिले, तो उन्होंने कहा कि जी आई विल वर्क फॉर योर फाउंडेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। पुलिस वाले तो बड़े सख्त होते हैं, अपने महकमे के लोगों को सज़ाएं देते हैं, उनको सस्पेंड कर देते हैं। आपका रवैया क्या होता है? 2 तरीके होते हैं ना कमांड करने के, एक आप प्यार से कर लें और एक आप सख्ती से कर लें। तो मैं प्यार से कमांड करने का कायल हूँ। हमारे इस कॉलेज में तकरीबन कोई 55 के नज़दीक स्वीपर्स हैं जिन्होंने आज तक कमांडेंट के ऑफिस के अंदर आके देखा ही नहीं होगा। मैं महीने में कम से कम 2 दफ़ा उनके साथ डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाता हूँ। हर महीने उन्हें 2 शलवार कमीज़ और 1 शूज़ देता हूँ। तो फिर वो ओन करते हैं, वो इसको अपना घर समझते हैं। ट्रेनिंग्स को भी मैं यही समझाता हूँ कि इसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ना समझें, इसे अपना घर समझें, और हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन बाप होता है। रोब के बगैर कमान करना तो बड़ा मुश्किल है, आप किस तरह सिर्फ प्यार से कमान कर लेते हैं? देखिए हमारे जो आईजी साहब है उनकी एग्जांपल ले लें। मेरा नहीं ख्याल उन्होंने भी किसी को सज़ा दी होगी। प्यार से कमांड करते हैं, प्यार से बात करते हैं, कांस्टेबल को इज़्ज़त देते हैं। उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारा कांस्टेबल है। तो जो शख्स कांस्टेबल के लिए दिन रात मेहनत करता है तो फिर लोग इन रिटर्न दिल से प्यार करते हैं। लिल्ला साहब, आपको क्रिमिनल से वास्ता पड़ता है, आपको चोरों डाकुओं से पुलिस में राब्ता पड़, उनसे भी प्यार ही करते हैं? नहीं, देखिए वो एक अलग चैप्टर है। मैं गुजरावाला में एसएसपी इन्वेस्टिगेशन रहा था, तो वहाँ पे आपको नॉर्मली फिर थोड़ा सा डिफरेंट एटीट्यूड रखना पड़ता है। आपको मौके के हिसाब से थोड़ी सख्ती भी करनी पड़ती है। लिल्ला साहब, आप एक स्मार्ट आदमी हैं, स्लिम स्मार्ट,
खूबरू भी हैं और पंजाबी हुस्न है आप में, गंदमी रंग है। तो आपको क्या सी खूबसूरती पसंद है लोगों में? जो दिल का खूबसूरत इंसान होता है ना, खूबसूरती उसके चेहरे पे आ ही जाती है। अब मजाक के तौर पे आपको एक बात बता रहा हूँ कि लोग समझते हैं कि ये मेरी दूसरी शादी है, सोफिया इतनी यंग लगती है, लेकिन वो उसके जो दिल की खूबसूरती है वो उसके चेहरे पे आ जाती है। तो आपने घर में 3 नौमौलूद बच्चे ला के उन्हें पाला है और अब भी घर में ही रखा हुआ है, इसके पीछे क्या नफ्सियात है? एक तो ज़ाहिर है बेटी की मोहब्बत है, वो जाने नहीं देती, और देखें ये 2 बच्चियाँ DPO कसूर को मिली थी, चंद घंटे की थी, एक दिन के वक्फे से, वो हमें दे गए। एक मेल बच्चा DC ननकाना को मिला था, वो दे गया। तो उस वक़्त हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि ये नौमौलूद बच्चे थे 6-6 घंटे 8-8 घंटे के, कि हम कोई नर्सरी बना सकते। तो मेरी जो बड़े से छोटी बेटी है मानूरा, वो बहुत ज़्यादा फाउंडेशन में है, तो उसने कहा कि बाबा ये 3 बच्चे मुझे दे दे। उसने अपने कमरे में शिफ्ट कर लिए। तो फिर 2 महीने बाद जब स्टाफ ने नर्सरी बना ली तो उससे मैंने कहा कि बेटा अब नर्सरी बन गई है तो इन बच्चों को शिफ्ट कर दो। तो उसका जो जवाब था वो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हासिल है। उसने कहा कि बाबा एक सूरत में ये बच्चे शिफ्ट हो सकते हैं उस घर में कि मेरा कमरा भी उधर शिफ्ट कर दे। तो अब मैं अक्सर बेगम से पूछता हूँ कि इनका मुस्तकबिल क्या। उसने कहा कि दोनों बेटियों की शादी हो जाएगी तो अल्लाह ने उसके बदले 2 बेटियाँ दे दी हैं। बेटा थोड़े अरसे तक बाहर पढ़ना चला जाएगा, उसकी जगह अल्लाह ने एक बेटा दे दिया। तो अब ये टोटल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारे ही बच्चे हैं। डिफेंस में अपनी अलमरा फाउंडेशन पहुंचे। बच्चों ने देखते ही बाबा बाबा कहकर गले लगा दिया। क्या हाल है बच्चा? बैठे, अंकल से भी मिले। मुख्तलिफ रूम्स का दौरा किया और वहाँ के हालात देखे। हर कमरे में सिक्योरिटी कैमरा भी नस्ब है, सफाई देखने के काबिल। अलमरा फाउंडेशन जो है ये कैसे बनी? अब कितने बच्चे हैं आपके पास? ये तकरीबन 3 साल पहले स्टार्ट हुई थी अलमिरा फाउंडेशन, और हमने एक घर और 5 बच्चों से स्टार्ट किया था, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 250 से ज़ायद बच्चे हो चुके हैं। कि क्या इनके वालिदैन और इनके रिश्तेदार मिलने आते हैं और क्या तरीका है उनका? जी, जिनके वालिदैन में से कोई एक ज़िंदा है या कोई गार्डियंस हैं तो उनको मिलने पर कोई पाबंदी नहीं है, वो लोग किसी भी वक्त आके मिल सकते हैं इन बच्चों से। ये आपने अलग अलग घरों में इनको रखा हुआ है, क्या मेयार है इन बच्चों को पालने का, तालीम देने का, खाने का? तालीम देने बिल्कुल वही वाला रखा हुआ है जो मेरे अपने घर में हमारे 4 बच्चों को मिल रहा है। ये जो माहाना खर्च या सालाना खर्च कितना हो जाता है इन बच्चों की घरों पे, इनकी खुराक पे, इनकी तालीम पे, कपड़ों पे? देखिए, इन बच्चों की खुराक का, तालीम का, ये जितना भी खर्चा है ना, ये मुझे लगता है कि हमें कभी भी डे 1 से ये एहसास ही नहीं हुआ कि शायद हमें कभी मुश्किल आई हो इसमें। अल्लाह ताला जैसे हाथ पकड़ के हर चीज़ करा देता है ना, वैसे हमारे एक बच्चे पे तकरीबन 40,000 खर्चा आता है। इसके अलावा हमारा स्कूल भी है, इसके अलावा हमारा कंपैशनेट हेवन भी हमने बनाया है जहाँ पे स्पेशल बच्चों के लिए उनका इलाज भी वहाँ पे किया जाता है। बच्चों की कितनी कितनी उम्रें हैं? बच्चे हमारे न्यूबॉर्न से स्टार्ट हो रहे हैं, और बाकी जो है मेजॉरिटी जो है हमारे बच्चे वो 3 से 7-8 साल की उम्र के हैं। सब बच्चे हैं, लड़के हैं या लड़कियां भी हैं? लड़कियां भी हैं हमारे पास, लेकिन लड़कियों की तादाद थोड़ी सी कम है लड़कों की निस्बत, क्योंकि शुरू में महबूब थोड़े से रिलेक्टेंट थे कि बेटियों की ज़िम्मेदारी लेना मुश्किल होता है, तो वो फिर हमने थोड़ा बाद में ली उनकी ज़िम्मेदारी। शॉपिंग मॉल पहुंचे। अलमरा फाउंडेशन में रहने वाले बच्चों को प्ले लैंड लेकर आए। बच्चों ने वहां खूब एंजॉय किया।
सब बच्चों को रेस्टोरेंट से पिज़्ज़ा खिलाया गया। ट्रेनिंग सेंटर पहुंचे। कॉन्फ्रेंस रूम में आए। चूंक सेंटर में उनके आने से पहले और उनके आने के बाद की अपग्रेडेशन की वीडियो दिखाई गई। नए बनाए गए जिम्नेजियम में आए। सिपाहियों के लिए स्विमिंग पूल भी बनाया गया है। खवातीन को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है। ऑडिटोरियम में आए। इंशाल्लाह ताला आपकी डीपीसी भी बहुत जल्द एक्सपेक्टेड है और आईजी साहब को आपको आइडिया है कि उनके हाथों में ख़ारिश हो रही होती है आप लोगों को प्रमोट करने के लिए, तो वो दैट्स वाई वी हैव इसको थोड़ा सा हमने शॉर्ट किया है और इंशाल्लाह ताला आप सारे ही प्रमोट होंगे और महकमे का नाम रोशन करेंगे। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। सॉवेनियर पेश किए गए। कमांडेंट ऑफिस में आए। सरकारी दफातर तो बड़े सादा होते हैं, आपका घर तो शाहाना है। ये दफ्तर में शोशा क्यों? ये दफ्तर बिल्कुल ऐसा नहीं था और इसके पीछे बड़ा इंटरेस्टिंग सा बैकग्राउंड है। एक दिन आईजी साहब आए, बहुत प्यार करते हैं, तो मुझे कहते हैं कि लीला यार तू पूरे कॉलेज का हुलिया बदल देता है, तेरे वॉशरूम च जाइए तो लगता है को मंडी बहुद्दीन का अफसर रह के गया। तो फिर वो तंग आके मैंने अपने इस ऑफिस को और पीछे सारा वेटिंग रूम और वॉशरूम वगैरह सारा रेनोवेट किया। और जो भी बंदा नेचर को पसंद करता है उसे एस्थेटिक सेंस उसकी कंपैरेटिवली बेहतर होती है। तो आई वांट कि हर चीज़ अपनी जगह पे खूबसूरत लगे, उसकी प्लेसमेंट प्रॉपर हो। इंसानों को भी इस तरह टेढ़े से सीधा करते हैं? इंसानों को प्यार से सीधा किया जा सकता है, मैं सख्ती में बिलीव नहीं करता। टोटल जो है कितना आपका सालाना बजट है? कितने अफसर जो हैं वो आपके पास यहाँ, और कितने ट्रेनी जो है वो एक वक्त में होते हैं? यहाँ पे वेरी करता रहता है। इस वक्त हमारे पास एक फ़ोर्स नई बनी है CNF, जो एंटी नारकोटिक फोर्स थी, उसको प्रोविजनल सब्जेक्ट कर दिया गया है, तो वो काउंटर नारकोटिक फोर्स बन गई है। वो आर्मी ऑफिसर्स हैं ज़्यादातर, तकरीबन 400 लोग वो ट्रेन हो रहे हैं। फौज की ट्रेनिंग पुलिस कर रही है? वो बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग है कि वो उसमें कुछ सर्विंग ऑफिसर्स हैं और कुछ, तो उन्होंने लाहौर के नज़दीक उन्हें कोई इससे बेहतर फैसिलिटी नहीं मिली। इस जगह का रकबा कितना है? ये टोटल 90 एकड़ में है। कितने अफसर हैं आपके पास? हमारे पास तकरीबन कोई 750 745 का स्टाफ। और सालाना बजट कितना? हमारा सालाना बजट नहीं होता, हमें क्वार्टरली पैसे मिलते हैं, और पैसे मिलते हैं क्वार्टरली पर ट्रेनी के हिसाब से कि उस वक्त आपके पास नंबर ऑफ ट्रेनीज कितने हैं।